अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? सलमान फ्रॉम तकाफुल ईज़ी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और संडे का दिन है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके पास जो हम डिलीवर कर सकें रिगार्डिंग तकाफुल, आपकी जो फाइनेंशियल्स के हवाले से हैं कि आप उसको अपनी हेल्थ के हवाले से किस तरह उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दिस सेशन विल बी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं इंट्रोडक्शन अपना करा चुका हूँ सलमान, और लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा तकाफुल का, कि इंश्योरेंस से तकाफुल कैसे डिफरेंस है, ठीक है? कि मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ, 1 सेकंड। अच्छा, ये एक कंपैरिज़न है तकाफुल और कन्वेंशनल इंश्योरेंस का। आई होप कि ये आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी नजर आ रही है। ओके जी, ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको ना थोड़ा-सा इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके चलूँगा ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हों। आपने काफ़ी अरसे से सुना हुआ होगा कि पाकिस्तान में जो है इस्लामिक बैंकिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज़ में काम कर रही है। जिस तरह हमारे पास मीज़ान बैंक है और फैसल बैंक है, बैंक इस्लामी है, दुबई इस्लामिक है, ये प्योरली जो है इस्लामिक बैंकिंग है, लेकिन बाकी जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, उन तमाम के पास जो है विंडो अवेलेबल है इस्लामिक की। और हमारे पास जो एज़ पर गवर्नमेंट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर तमाम का तमाम जो है इस्लामिक बैंकिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक अल्टरनेटिव है इंश्योरेंस का। जैसे बैंकिंग में आपको बताया वैसे ही इसका है। अच्छा, कन्वेंशनल इंश्योरेंस का जो अल्टरनेटिव है उसको कहते हैं तकाफुल। अब तकाफुल जो हेल्थ की भी हो सकती है, लाइफ की भी है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपका सोलर सिस्टम है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो रिस्क है उसको आप कवर कर सकते हैं तकाफुल के अंदर। ये इंडिविजुअली भी आप कवर कर सकते हैं उसको, और अगर आप कोई कंपनी रन करते हैं तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप पे कोई एसेट्स हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपैरिज़न है, इस कंपैरिज़न में इसमें बहुत सी जो है ना अ, क्लियर अंदाज़ में लिखा हुआ है, आपको ताकि समझ आ जाए। तकाफुल बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है? तकाफुल एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाहमी इत्तेहाद के साथ चल रहा होता है। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको तकाफुल की इस तरह से दूँगा, कोई भी एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें आप हर महीने मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हर किसी एक के ऊपर अप्लाई नहीं होती। मिसाल के तौर पे अ, आप 5,000 रुपए दे रहे हैं हर महीने का मेंटेनेंस, और 100 घर हैं आपकी बिल्डिंग के अंदर, तो हर बंदा जो है 5,000 रुपए दे रहा होता है पर मंथ का, ठीक है? लेकिन अल्टीमेट जो है ना, आपको डायरेक्टली इसका फ़ायदा नहीं होता, इनडायरेक्टली हो रहा होता है, ठीक है? कि आपकी बिल्डिंग में सफाई भी हो रही है और ये बा सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपको कि आपके जो भी सवालात होंगे, आप उसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह एंड में हम आपके तमाम सवालों के इसके जवाब भी देंगे, ठीक है? तो ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के ऊपर होता है, और जो कन्वेंशनल है वो कमर्शियल फैक्टर्स के ऊपर होता है, ठीक है? उसमें जो है ना इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस अ, हराम कहलाता है, ठीक है? लेकिन तकाफुल जो है बेसिकली एक पूल सिस्टम है। अब पूल सिस्टम क्या है कि मिसाल के तौर पे 100 बंदे हैं, 100 बंदे एक पूल के अंदर एक अमाउंट जमा कराते हैं हर महीने या हर साल, इस तरह से, ठीक है? अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमने पैसे दिए हुए हैं, उस पैसों में से जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसकी मदद होगी, ठीक है? तो इसमें जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ भी डिफरेंट होती हैं। इंश्योरेंस में हम इसे प्रीमियम कहते हैं, तकाफुल के अंदर हम इसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने हिस्से का अमाउंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सेकंड पे हम आ जाते हैं सब्जेक्ट टू शरिया लॉज़ एंड गवर्नमेंट रूल्स। हमारा जो सबसे टॉप इम्पोर्टेंट इसमें होता है तकाफुल के अंदर, वो शरिया लॉज़ होते हैं कि किस तरह से हम इस इन्वेस्टमेंट को, इस मॉडल को शरिया कंप्लायंट बना सकते हैं कि जिसमें सूद और जुआ ये सारे मामलात ना हो। फिर हम क कन्वेंशनल की बात करते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हुए होते हैं, उसके ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। इसमें कोई भी शरिया कंप्लायंट का फैक्टर ऐड नहीं होता। अच्छा, तकाफुल जो है फ्री फ्रॉम रिबा, घरर एंड गैम्बलिंग, मतलब इंटरेस्ट हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, गैम्बलिंग हो गया। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंश्योरेंस को प्रोहिबिटेड, मतलब हराम कहलाती हैं, ठीक है? क्योंकि इस्लाम के अंदर हमारे इंटरेस्ट मना है, अनसर्टेनिटी, गैम्बलिंग, जुआ, हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं इस्लाम के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें इंश्योरेंस के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये हराम कहलाता है। लेकिन चूँकि ये पूल सिस्टम होता है, तो इसकी वजह से ये तकाफुल जो है, ये तमाम चीज़ों को हटा देता है अपने पास से, और ये तकाफुल का मॉडल कहलाता है शरिया कंप्लायंट।
अच्छा, तकाफुल के अंदर रिस्क आर शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग तकाफुल पार्टिसिपेंट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 100 लोग हैं, हर बंदा अपने हिस्से का कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो एक्सपेक्ट ये करता है कि अगर मुझे कल को कोई ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस पूल सिस्टम में से जो मुझे अवेल करना है, एज़ पर लॉ जो एग्रीड होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और जितने पार्टिसिपेंट होते हैं, ये पार्टिसिपेंट के ऊपर ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, रिस्क आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिविजुअल टू कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोवाइडर। वहाँ पे क्या था तकाफुल में, 100 बंदों के ऊपर जो है वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर जो रिस्क है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक कंपनी के ऊपर, कि वहाँ से अगर आपको क्लेम मिल गया, आपको ज़रूरत पड़ी और अगर आपको क्लेम मिल गया, तो ये आपका फ़ायदा और उस इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो गया, ठीक है? लेकिन इसका हम वाइस वर्सा ले लें कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी और उस कंपनी ने आपको क्लेम भी नहीं दिया, तो वो उस कंपनी का फ़ायदा हो गया। तो ये आपस में लेन-देन का मुआहिदा हो गया जिसमें अनसर्टेनिटी भी है और गैम्बलिंग वाला भी हिस्सा आ जाता है। तो ये इसलिए हराम कहलाता है इस्लाम के अंदर, ठीक है? अच्छा, तकाफुल प्लान होल्डर एंड शेयर होल्डर्स कैपिटल कैन ओनली बी इन्वेस्टेड इन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट फंड्स। और अच्छा, इसमें सिंपल सा क्लियर लिखा हुआ है कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो शरिया कंप्लायंट एवेन्यूज में ही होती है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है बैंक्स के हैं, आपके कुछ भी कह सकते हैं, फंड्स होते हैं, मोड्स होते हैं, इस तरह सुकूक्स होते हैं, उसमें ये तमाम का तमाम आपका इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन हम शरिया कंप्लायंट से अलावा बात करें कन्वेंशनल की, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रूल नहीं होता जहाँ पे वो चाहें पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये एक मॉडल बना हुआ है जो तकाफुल के नाम से कहलाता है। अच्छा, तकाफुल बेसिकली कफ़ालत से निकला है, ठीक है? आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल है। जी, जी। जी, मुझे तो ये पूछना है कि आपने अभी ये कहा कि उसके अंदर ना मतलब यानी कि आप क्लेम करते हो तो उनका नुकसान है कन्वेंशनल मतलब इंश्योरेंस वालों का, ठीक है, और आपका फायदा है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, आपने क्लेम नहीं किया, कोई नौबत नहीं आई तो उनका फायदा है, ठीक है। तकाफुल में इसका क्या सिनेरियो है? लाइक अगर मैंने क्लेम नहीं किया, ठीक है, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे क्या चीज वो वापस होगी या वो सदका होगी, क्या है उसका सिनेरियो? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बेसिकली देखिए मैं आपको जो बताऊँ, इसमें एक जो है ना कॉन्सेप्ट ये होता है तकाफुल के अंदर कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बेसिकली उसका एक इंटेंशन ये होती है कि यार मैं उस पूल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे दूसरों की मदद हो सकती है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक डिफरेंस है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस आता है, ठीक है? अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आप इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल का। मिसाल के तौर पे आप हैं, आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है किसी एक्सवाईज़ेड कंपनी के साथ। तो क्लेम मिला तो आपका फ़ायदा, नहीं मिला तो कंपनी का फ़ायदा। यहाँ पे किसी एक का फ़ायदा और किसी एक का नुकसान है और ये भी नहीं पता किसी एक का फ़ायदा कब होगा, कितना होगा, किसी एक का नुकसान कब कितना होगा। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी आ गई और गैम्बलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो बायलैटरल था। इंडिविजुअल का कंपनी के साथ बाकायदा हुआ था, ठीक है? अब हम आते हैं इसको तकाफुल में थोड़ा-सा डिफाइन करते हैं। अच्छा, तकाफुल के अंदर जो रिस्क सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली एक पूल का होता है। यहाँ पे जो आप पैसा डालते हैं, वो किसी इंश्योरेंस सॉरी तकाफुल कंपनी के पास इन्वेस्ट नहीं करते। तकाफुल कंपनी एज़ अ ऑपरेटर काम करता है उस पूल को चलाने का। मिसाल के तौर पे एक पूल क्रिएट हो गया है, उस पूल के अंदर आपने वो पैसा अपना कंट्रीब्यूट किया, इसी तरह से 100 और लोग थे या हज़ार लोग और थे, उन्होंने इसके अंदर अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया तकाफुल के अंदर, ठीक है? जिसमें से इसमें माइंडसेट ये होता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसमें से मैं फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, नहीं पड़ी तो ये किसी और को जाके फ़ायदा दे सकता है तकाफुल के अंदर। अब चूँकि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो एक पूल के अंदर था, अब वो पूल जो है बेसिकली कोई कंपनी है ही नहीं। मतलब उस पूल का कोई मालिक नहीं है। जिस तरह आप और मैं एक नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे एक मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एग्ज़ाम्पल के लिए तौर यूज़ कर रहा हूँ जुबली इंश्योरेंस, ठीक है? जुबली इंश्योरेंस को कोई ना कोई नेचुरल पर्सन ओन करता है, ठीक है?
जिसकी वजह से उस एक मालिक का फायदा या नुकसान होता है और एक इंडिविजुअल का फायदा या नुकसान। लेकिन पूल सिस्टम के अंदर ये फायदा किसी का भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक पूल है, उसका कोई मालिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो कंपनी होती है, उस कंपनी उस पूल को चलाने का काम करती है। उसको तकाफुल मॉडल में वकील कहते हैं, और वैसे हम कहें तो उस पूल को ऑपरेटर है। ठीक है। तो जब आप यूज करेंगे तो वो आपको क्लेम मिल जाएगा, यूज नहीं होगा तो वो पूल हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब मिसाल के तौर पे कि एक्स वाई जी कंपनी में आपने वो इन्वेस्ट किया हुआ था अपना पैसा, वो कंपनी बंद हो गई, तो वो पैसा जो है वो अब सदका हो जाएगा, उसका कोई मालिक नहीं होगा। आई होप कि मैंने आपके आंसर क्लियर कर दिया होगा। जी जी जी, बस इन शॉर्ट यही है कि फॉर पीपल और फ्रॉम पीपल फॉर पीपल। ठीक है, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूंगा उसी पूल में से। ठीक है, वरना जी वो मेरे बिल्कुल। किसी भाई के काम आ जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने बताया उमेर भाई, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा। हम बेसिकली यहाँ पे समझेंगे कि आप अपने ये जो तकाफुल है, इसको किस तरह से अवेल कर सकते हैं और इसके लिए किस तरह से प्लानिंग भी कर सकते हैं। और चूँकि जो आज का मौज़ू है तकाफुल में हेल्थ कवरेज के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम वो भी गाइड करेंगे आपको कि आपको इसमें किस तरह से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, आप इसको किस तरह से अवेल कर सकते हैं, क्या ये बहुत महँगा होता है? क्या ये बहुत सस्ता होता है? क्या कवर है और क्या कवर नहीं है, और आपको प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए? उमर भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप अनम्यूट करें। जी जी जी। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि आप अपने जो घर का मंथली एक्सपेंसेस हैं, उसको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं? मंथली एक्सपेंसेस के साथ मैनेज कर रहे होते हैं वो ऐसे हाँ, है कि मतलब ग्रोसरी है, दूध लेना है, हाँ बच्चों की फीस है, किस तरह से उसको आप कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं? ग्रॉसरी है। अभी अमाउंट अभी नहीं मेरे पूछ रहा मैं बच्चे भी आपसे। जी जी मैं बता देता हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो स्कूलिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी टॉयज हैं, कुछ ना कुछ हैं। तो ग्रोसरी है, ठीक है, बिल्स हैं, ठीक है, फिर अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और कुछ ना कुछ सेविंग्स हैं बीसी की मद में या फिर किसी और स्टॉक मार्केट की मद में। इरादा अभी किया हुआ है, लगाए नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग्स हैं। तो ये है सही, ठीक है। अच्छा, कोई और पार्टिसिपेंट अगर अपना बताना चाहे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी भी से, आसिम भाई हैं, आबिदा हैं, और भी हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। उमेर भाई के अलावा जो मैंने अभी सवाल किया है वो उसमें मुझे आंसर कर सकें प्लीज़। जी आसिम भाई। Can can you hear me, sir? जी, जी, यस, यस प्लीज़। ओके सर, यूजुअली जो एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे थे उसमें ये होता है कि चूँकि अभी अनमैरिड हैं तो अपने जो सेविंग साइड है उसका परसेंटेज कुछ निस्बतन ज़्यादा है दूसरी एक्सपेंसेस के। बाकी ये है कि घर की ग्रॉसरी वगैरह में कुछ है और कुछ यूटिलिटी बिल्स की हैं, और अदर देन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ऑफिस जाना आना, और इसके अलावा जो पर्सनल एक्सपेंसेस है थोड़े से जो मतलब अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ के लिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच आसिम। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई और भी जो है मैरिड पर्सन अगर इनपुट देना चाहे प्लीज़। ये इसका एक मकसद है, ये पूछने का भी एक मकसद है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ फिर आपको आगे। एनीवन? समीर भाई हैं, जमशेद हैं, शहरियार हैं, मुदस्सिर हैं, उबैद हैं, नबील हैं, अमीन हैं। कोई भी एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी से कि कोई एक मैरिड पर्सन जो है अ, अनम्यूट करें अस्सलाम और वालेकुम। बताएँ कि जी, वालेकुम सलाम। जी जी सलाम भाई। अच्छा, मैंने अपना एक्सपेंस ऐसे मैं वैसे मैरिड हूँ और दो बच्चे हुँ, हैं हुँ। मेरे। जी, माशाल्लाह। तो बेसिकली एक्सपेंस इस तरीके से मैनेज है कि एक किचन एक्सपेंस है मेरा, फिर बिल वगैरह का एक्सपेंस है, फिर मैंने बच्चों के लिए एक पोर्शन अलग किया है जिसमें एक मेरी बेटी बड़ी है जो कि स्कूल जाती है, उसकी माशाल्लाह। स्कूल ट्यूशन उसको अलग से किया हुआ है, और फिर एक जो मेरा भी न्यू बॉर्न बेबी है, बॉय है, अच्छा, तो एक माशाल्लाह। उसका एक्सपेंस जो है ना उसको किया हुआ है। तो बेसिकली इनकम में ये सारे ही डिवाइड हुए हुए हैं, जिसमें किचन बिल और सेविंग तो एक इस वक्त तो फिलहाल एक नाम ही है, लेकिन ये है कि इस एग्ज़ैक्टली तरीके ऐसा से ही हमने है। इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि इसमें बेसिकली अनसर्टेनिटी भी आती है आपकी हर 2-3 महीने 4 महीने में। अब ज़ाहिर है हॉस्पिटल है, फिर स्कूल के कुछ फीसेस होते हैं, तो ये इस तरीके से बना हुआ है। अगर इसमें कुछ डिटेल आप चाह रहे हो तो मुझसे पूछें।
अच्छा, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि आप बाहर दोस्तों में भी जाते होंगे, गैदरिंग भी होगी आपकी? है, बहुत कम है, कम है, ठीक है। आप पर्सनल एक्सपेंसेस में कहाँ का खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस में? मतलब कभी होटल पे हो गया, कभी चाय पी ली, कभी दोस्तों के साथ चले गए, कभी फैमिली के साथ चले गए, बर्गर खा लिए, कभी बाहर कुछ खाना खा लिया, कुछ इस तरह से कुछ थोड़ा-सा बताएँ? यार। इसमें पर्सनल एक्सपेंस अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपेंस तो ऐसा सच नहीं है, और नॉर्मली ऑफिस की रूटीन है। हाँ, लेकिन फैमिली में है तो ये ऑब्वियसली संडे को फैमिली के साथ होता है। जैसे फोर मैंने 4 संडे डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से ओके, 1-2 संडे मैं अपनी फैमिली के साथ निकालता हूँ, फिर एक संडे फादर के साथ, पूरी पूरी ओवरऑल फैमिली के साथ। देन कुछ डेज ऐसे होते हैं जैसे ऑफिस आवर्स के बाद, तो वो दोस्तों के साथ कभी कभी निकलते, रेयरली, इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ टाइम होता है जिसमें हम दोस्तों के साथ होते हैं तो चाय पे बैठ जाते, चाय गपशप लगा ली, या कभी कोई ऐसी जगह चले गए कि यार मशहूर है तो वो हो गया। सही, फैमिली के साथ हो गया तो उसमें एक हो ऑब्वियसली बात है, रेस्टोरेंट का एक्सपेंस आता है जो कि आपको बिल्कुल। आउटिंग बच्चों को भी करानी थी फैमिली को, तो इस तरीके से होता है। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच उबैद, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं ना आप लोगों से पूछने का मकसद मेरा ये था कि मुझे तो इन चीज़ों का आइडिया है। मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें आपको भी पता हो, क्योंकि ये जो तीनों ब्रदर्स ने हमारे अभी जो चीज़ें बताई हैं, ये सबके साथ सेम रहा होगा, ठीक है? यही रूटीन ऊपर-नीचे कुछ हो सकता है तो सबके साथ चल रही होगी। अच्छा, अब मैं एक अंदाज़ा लगाऊँ तो हर महीने कम से कम 3 से 4,000 रुपए के दरमियान, या 3,500 या 4,000 लगा लें, या 4,000 लगा लें। इतना एक्सपेंस आप करते होंगे, ठीक है? अदर देन के वो एक्सपेंसेस जो कि आपने करने ही करने हैं, बिल हो गया, ग्रोसरी हो गई, बच्चों के दूध हो गए, स्कूल की फी, इसके अलावा ये वो एक्सपेंसेस हैं जो मैं कहता हूँ कि आप अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा कर रहे होते हैं हर महीने का, ठीक है? आप कहीं बाहर जा रहे होंगे, बर्गर्स भी खा रहे होंगे, कभी जो है चाय भी पी रहे होंगे दोस्तों के साथ, तो ये सब कुछ मिला के एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, 3 से 4,000 के दरमियान आप ये खर्चा कर रहे होंगे, ठीक है? और अभी जितनों ने जो बातें बताई, सबने कहा कि सबने सेम ही बात की, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन किसी एक ने ये नहीं कहा कि यार मैं अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हुए इतना-सा अमाउंट अलग रखता हूँ। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमने कभी सोचा कि हम जो है कभी बीमार नहीं पड़ सकते? क्या हमारे साथ अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी वही नाज़िल हुई है कि हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते? मतलब इवन कभी कोई बुखार भी नहीं आ सकता, और बुखार आ जाए तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, कभी हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कभी ऐसा सोचा है? उबैद भाई ज़रा आप रिस्पॉन्स दीजिएगा इस पे प्लीज़। नहीं, एक्चुअली देखिए, मुझे बाकी पता नहीं पता, लेकिन एक चीज बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और यकीनन सभी सोचते होंगे। बट क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सिनेरियो ऐसा है, मुझे नहीं पता बाकी का, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि इस वक्त सिनेरियो ऐसा है कि जो भी इनकम आ रही है उसमें बहुत हार्डली कोई सेविंग कर पा रहा होगा, बहुत हार्डली उसको मैनेज कर पा रहा होगा, क्योंकि अब जाहिर है खर्चे आते हैं। अब एक मैं हुँ, सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ जो कि मेरे साथ है। अभी मेरा जो बॉय हुआ है वो 3 महीने का है, तो उसकी एक नेक का इशू है जिसमें डेली बेसिस पे मुझे फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। तो वो भी जो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे थे, तो वो होता है और आता है, लेकिन वो आप बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे होते हो, क्योंकि जाहिर है आपकी इनकम, एक्सपेंस और इनकम ऑलमोस्ट सेम सेम ही होती है, तो सेविंग का चांस बहुत कम हो रहा होता है। तो ये जिस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ, आई गेस बाकी सबको भी ये थोड़े से हो गए कि सबने चैलेंजेस होंगे। जाहिर है सोचे हुए हो गए, बट मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर वो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है जो एक्सपेंस कर रहे होते हैं अदर देन कि जो आपने मैंडेटरी करना है, उसमें से हम्म। अगर आप थोड़ा बहुत बचा लें, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि अगर आप 4,000 रुपए का एक्सपेंस कर रहे हैं महीने के अंदर, और थोड़ा-सा उसको हाथ को सख्त रखते हुए अगर आप उसमें से हर महीने जो है 1,000-1,500 रुपए करने एक्सपेंस अलग कर सकें, तो क्या ये मुश्किल है 1,000-1,500 रुपए? देखिए, अगर 1,000-1,500 पॉसिबल। की बात रही तो नहीं, वो अलग हो सकते हैं, और कर सकता है बंदा अलग, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, एक लिमिटेड अमाउंट कर बस, सकता है बिल्कुल अलग। मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ इतने जी। की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच उबैद भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बेसिकली हमारे मेरा यहाँ एक पे जो है ना, रिपोर्ट
मेरा एक जी, जी, इनपुट है जी, इस जी। पे। जी, उमेर भाई प्लीज़। इसमें ना सलमान भाई, इसमें मुझे इतना लगता है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी गई शुरू से, ठीक है, कि वो एक एग्ज़ैक्टली। टैबू है, क्योंकि हम जो है ना, आदत है ना कि मर्द का काम कमाना है, कमाना है, कमाना है, तो बेचारा अपने लिए सोचता ही नहीं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, ठीक है ना। आप भी यही करते होंगे, हम अपने बारे में नहीं सोचते, जो कि गलत यार है, ये सोचना हकीकत चाहिए बात कि है। ये सच कहूँ तो ये हर मर्द की कहानी है बेचारे की। हाँ, वो पावर इंजन है, तो उस पावर इंजन को सही ट्यूनिंग भी चाहिए हर एलिमेंट पे, ठीक है ना। बिल्कुल एक ऐसा ही ये है, है, फिर ऐसा ही। दूसरा ये, फिर दूसरा ये वजह है कि जो मुझे मुझे हिस्ट्री नहीं पता पाकिस्तान की इतनी, लेकिन जो हमने अपने आबाओ अजदाद से सुना, वो ये कहते हैं यार, ये जो ना इंश्योरेंस और ये ना, ये पैसे गबन कर लेते हैं, ठीक है, ये एक और ये मसला, एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए बंदा भी कतराता है कि यार अब मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, तकाफुल आया है, बड़े हमारे मुफ्तियान कराम जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक डर तो है ना, एक बंदे को अपना एक डर तो रहता है ना कि बिल्कुल। यार। आप अगर कहूँ तो आपने मेरे मुँह के अल्फ़ाज़ छीन लिए जो कि मैं आगे जाके कहने वाला था, कि यार ये जो है ना पैसे लेके उड़ जाते हैं, ठीक है? मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको हाँ, बताता हूँ, ठीक है? जी थैंक यू जी। सो मच उमैर। अच्छा जी देखें आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग अपने जो जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो मुझे दे सकें। अच्छा मुझे इतना नहीं चाहिए ये पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि जो हमारे अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक ये बात जा सके और ये अवेयरनेस जो है उनको ईज़िली मिल सके। जो आपकी जो बातें हैं उसी से मैं कुछ बातें आगे रिलेटेबल करने वाला हूँ। ठीक है? अच्छा देखिए मैं एक पिक्चर अभी शेयर करने वाला हूँ होपफुली आपको शेयर होगी। अच्छा देखें, हम यहाँ पे बेसिकली हेल्थ के हवाले से बात करने आ रहे हैं और मैं अगर आपको कोई और सवाल होगा तो हम डेफ़िनेटली वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसको आप गौर ना कीजिएगा। बेसिकली हम ये तकाफुल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी कंपनी का नाम ही तकाफुल ईज़ी है और हम सारा काम तकाफुल पे कर रहे होते हैं। हमारे पास मल्टीपल इंश्योरेंस हैं ज लाइक जुबली, आदमजी, ईएफयू, पाक कतर, सलाम तकाफुल। तो ये हम सबके साथ तकाफुल पर ही काम कर रहे होते हैं जिसमें हम हेल्थ, लाइफ, कार, मोटर अगर कोई कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए लेना चाहे तो हम सबके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक छोटा-सा कंपैरिज़न दिखाऊँगा हेल्थ के हवाले से। अच्छा इस कंपैरिज़न में क्या है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको कितना डिफरेंस आएगा? सबसे पहला जो पॉइंट है हेवी हॉस्पिटल बिल्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज़। मिसाल के तौर पे हम बच्चों की बात ले लेते हैं कि अगर बच्चों को आजकल वैसे ही वायरल चल रहा है, निमोनिया हो गया, डायरिया हो जाता है, आप हॉस्पिटल में रश करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले एक ही बात करते हैं कि भई ये ड्रिप लगा दें, ठीक है। सिर्फ़ वो ड्रिप नहीं होती है, ड्रिप के साथ हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो बेड चार्जेज़ होते हैं, फार्मेसी आप लेकर आते हैं, डॉक्टर की फ़ीस होती है। एक कम से कम भी मैं अंदाज़ा बताऊँ तो 8,000 रुपए तो ये आपके एक अगर आप अच्छे हॉस्पिटल जाते हैं, तो इतना एक्सपेंस आपको हो जाता है। ठीक है? तो हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाते हैं विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके ऊपर ये एक बर्डन बन जाता है। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास मेडिकल का कार्ड है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तकाफुल है, तो वो इमरजेंसी और जो एडमिशन है आपके कवर्ड हो जाते हैं उस कार्ड पर ही। पहला पॉइंट ये है। हेवी हॉस्पिटल बिल्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज़ अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो, आपने वहाँ जाके पे करना है। अब आपके पास पैसे हैं, आप किसी से उधार माँगे, कुछ भी करें, आपने हॉस्पिटल में देने हैं, तो ही आपका एक्सपेंसेस कवर होंगे, अदरवाइज़ वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और अगर आपके पास कार्ड है मेडिकल का, जिसमें आप हैं, आपकी फैमिली कवर्ड है, तो आप वो कार्ड दिखाते हैं इमरजेंसी के अंदर और वो चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ अवेल हो जाती हैं विदाउट कोई एक्सपेंसेस। दूसरा हम देखते हैं कि एडमिशन के वक़्त जो है आपको फुल पेमेंट करनी होती है। मिसाल के तौर पे आप इमरजेंसी में गए, ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको एडमिशन की ज़रूरत है, आप एडमिशन ऑफ़िस में गए, सर 50,000 का डिपॉज़िट करा दें। आप बोलेंगे यार नहीं है अभी, मैं कम करा देता हूँ। वो बोलेगा सर ठीक है 25,000 करा दें, 30,000 करा दें। एट द टाइम आपने वो करवाने ही करवाने हैं, उसके बगैर एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल कार्ड होता, तो वो जो सॉरी जो डिपॉज़िट है, वो आपका एडमिशन है, वो सारा कार्ड पे हो जाता है। कैशलेस ट्रीटमेंट एट पैनल हॉस्पिटल्स जो हॉस्पिटल्स पैनल पर होते हैं, उनमें आप जाते हैं और ये ट्रीटमेंट आपका कार्ड पे कवर हो जाता है। वो एक्सपेंसेस आपके नहीं हो रहे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डेली इन ट्रीटमेंट ड्यू टू मनी अरेंजमेंट्स।
ठीक है। डिले आता है ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट रोक लेते हैं जब तक कि आपका डिपॉजिट कंप्लीट ना हो जाए, या बच्चा अगर या कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो सर्विसेज अपनी होल्ड कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो क्विक एडमिशन होता है, कोई फाइनेंशियल डिले नहीं आता, और हॉस्पिटल भी जो है उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उसमें कोई भी आपका डिले नहीं आता। पूरा प्रोसेस जो है डिस्चार्ज तक आपका सेटिस्फैक्ट्री गुजरता है। फिर हम चौथे स्टेप की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर फैमिली। डेफिनेटली कि कोई भी इमरजेंसी हो गई, आपके ऊपर एक बर्डन आ जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि भाई मैं ये पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा और कैसे अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा करूंगा। अगर आपके पास मेडिकल कार्ड होता तो ये आपको परेशानी नहीं होती, आप प्रोटेक्टेड रहते, आपके एक्सपेंसेस जो है वो कवर्ड होते, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, मेडिकल कार्ड देते और आप एडमिशन करवा लेते। इमरजेंसी अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इमरजेंसी केयर बिकम्स अ बर्डन, डेफिनेटली एक बर्डन ही होता है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड है तो वो एक पीसफुल सिस्टम के थ्रू आप उसका एडमिशन करवा लेते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है। और फिर लास्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ रिड्यूस सेविंग। अब डेफिनेटली ये सेविंग जो है आपकी खत्म हो जाती है। आप हॉस्पिटल में गए, मैं अभी की एग्जांपल देता हूँ डेंगू के हवाले से। डेंगू के लिए आप हॉस्पिटल में गए, मैं आपको एक आगे रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिसमें जिना हॉस्पिटल का ये कहना है कि हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हम 300 लोग हमारे पास अगर फीवर में आते हैं, उनका हम डेंगू करवाते हैं तो 70 टू 80% मतलब लोगों का डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये सेविंग आपकी एक तरह से चली जाती है हॉस्पिटल बिल्स के अंदर। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल कार्ड होगा तो वो सेविंग आपके पास स्टेबल रहेगी और फ्यूचर में आपको काम आएगी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कल की एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं हमारे एक कज़न हैं, उनके घर पर गया था। उनकी बेटी को जो है निमोनिया हो गया है। वो बच्चों को जो है इंजेक्शंस लगवा रहे थे। ठीक है, कि यार मैं सुबह भी जाता हूँ लगवाता हूँ, फिर शाम में जाता हूँ फिर इंजेक्शन लगवाता हूँ। कि कल जब मैं उनके पास गया तो वो इस तरह से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने उनको ये बात कल समझाने की कोशिश की कि अगर आपके पास ये अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि अभी तक हमारे 25 से 30,000 रुपए खर्चा हो चुका है हमारा। तो मैंने कहा अगर आपके पास ये मेडिकल कार्ड होता, सिर्फ़ उनको मैंने अवेयरनेस दी। अच्छा, यहाँ पर भी हमारा मकसद आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस देना है और कुछ नहीं। तो उन जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कल उनके साथ भी मैंने बैठ के यही डिस्कस किया और उन्हें समझ आई। जो पॉइंट मैंने आपको पिक्चर्स के अंदर अभी शेयर किए हैं, ये मैंने उनको वर्बली बताया। तो ये बात उनको समझ आई कि हाँ, अगर ये हमारे पास कार्ड होता, तो हम बाकायदा प्रॉपरली एक बच्चे का एडमिशन करा लेते हैं, जिसमें इंजेक्शंस और सारी चीज़ें टाइमली होती और उनका जो डिस्चार्ज है, वो भी 2 से 3 दिन में हो जाता और बच्चा भी स्टेबल रहता। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हैं प्लीज़। तो ये पिक्चर में अगर मैंने जो समझाया है आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, इसमें कोई अगर किसी का सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक मिथ है, आप उसमें हैं माशाल्लाह एक्सपीरियंस, कि ना जब वो उसके बाद बिल आता है ना कंपनी के पास, कि उसको पता चलता है भाई ये बंदा तो है कार्ड वाला, मतलब मोटी आसामी आ गई है। मैं वो बोल रहा हूँ जो एक नॉर्मली चलता है, ठीक है ना। तो ठीक है। वो ना बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल बनाते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार पहले आप उसको बताओ कि मैं जो हूँ कैश वाला बंदा हूँ, मैं कैश आपको दूंगा, मैं कंपनी से नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप फिर बाद में क्लेम करवाना है। तो इस ये मिथ का क्या वो है? या फिर मैंने ये भी देखिए, सुना है भाई जुबली तकाफुल वाले हैं, वो उनको ही पकड़ते हैं हॉस्पिटल को भी, यार आपने ये जरा ज्यादा लगा दिए, मतलब उनको पता होता है, हर भी पता होता है, ये भी मैंने सुना है। आपके पास 1 लाख रुपए की लिमिट पड़ी हुई है कार्ड में, लेकिन फिर भी जो है ना आप फाइनेंशियल बर्डन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं वैसे पूछूँगा, क्या ये फैसला करना दुरुस्त है कि आपके पास मेडिकल कार्ड है लेकिन फिर भी आप अपनी सेविंग में से वो अमाउंट दे रहे हैं? पहले तो मेरा ये सवाल है। नहीं नहीं है, ये वाइज डिसीजन नहीं है, लेकिन होता है ना कि भाई मेरे पास कंपनी का कार्ड है, नहीं, तो नहीं, मैं लोग आपको ये आगे बताता हूँ। हाँ। मैं बताता हूँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपका आंसर आ गया नहीं है और ये हम्म। इंतहाई एक गलती है अगर कोई इस तरह से करेगा। तो हम ये हम्म। कहते हैं कि भाई जब आपके पास कार्ड है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही यही चाहिए कि आप कार्ड के ऊपर अपना एडमिशन करवाएँ। अब हम्म। दूसरी बात रही आपकी कि यार वो बिल बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें होता ये है
कि तमाम इंश्योरेंस से तकाफुल कंपनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन तमाम का एक रेट फिक्स होता है एक हॉस्पिटल के साथ। मिसाल के तौर पे मैं आगा खान की बात करूँ, अगर आपके पास जुबली का कार्ड है, आप आगा खान के पास जाते हैं और आप ये समझते हैं कि यार जुबली मुझे सॉरी हॉस्पिटल मुझे ज़्यादा चार्ज करेगा कार्ड के ऊपर और कम चार्ज करेगा मुझे कैश के ऊपर। ये गलतफ़हमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे उन्होंने चार्ज कर लिया एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया आगा खान ने। जब वो बिल जाएगा जुबली के पास, तो वहाँ पे वो टीम बैठी हुई होती है और तमाम के तमाम रेट ऑलरेडी एग्रीड होते हैं इंश्योरेंस के पास पास हॉस्पिटल से, कि भाई हम बेड का ये चार्ज करेंगे, ड्रिप का ये चार्ज करेंगे, अगर कोई एक्स-रे होगा, अल्ट्रासाउंड मतलब जो भी सर्विसेज़ आप हॉस्पिटल में अवेल करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, कैटरेक्ट सर्जरीज़, इन तमाम के रेट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं पहले से। तो ये बात तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ पर जाएँ और ये सोचें कि नहीं भाई मैं तो कैश पे कराऊँगा क्योंकि मेरा बिल बहुत ज़्यादा बन जाएगा। लेट्स से अगर किसी ने वहाँ पे बिल ज़्यादा कर भी दिया, तो उसमें डिडक्शन हो जाएगी। ये प्रूवन बात है। मैं इस काम में 2016 से इन्वॉल्व हूँ। ये काम करता हुआ आ रहा हूँ, मल्टीपल कंपनीज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने आप ये समझिए कि टेबल के उस तरफ का और टेबल के इस तरफ का इंश्योरेंस और हॉस्पिटल, दोनों के साइड का मुझे एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस बिहाफ़ पे ये बात आपसे कर रहा हूँ। आई होप कि ये आपको मैंने सवाल क्लियर कर दिया होगा। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच दादा। ठीक है? अच्छा और ये वो अब मिथ है ना कि हम लोग ये पूछ लें, आप एक्सपीरियंस नहीं है तो हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। नहीं, कोई इश्यू नहीं। अच्छा और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपको नहीं पता तो आप यहाँ पूछने आए हैं, समझने आए हैं। तो ये सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं, उन सबका फ़ायदा होगा। अच्छा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें कवरेज में क्या-क्या इंक्लूड होता है, ठीक है? इसमें जो है अब मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आज की दे दूँ, डेंगू कितना चल रहा है। डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये भी कवर्ड होता है। कोई कंज़र्वेटिव और ट्रीटमेंट है, वो भी कवर्ड होता है। कोई और सर्जरीज़ है, इवन खुदा ना ख़ास्ता किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी कवर्ड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है? कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, डायलिसिस है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, मतलब मोस्टली चीज़ें जो है ना इसमें कवर्ड होती हैं। ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस के अंदर तकाफुल के अंदर जो चीज़ें कवर नहीं होती, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें जो है इनफर्टिलिटी कवर नहीं होता, उसमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि किसी ने अगर कोई ग्लासेस लगाए हुए हैं और एक अरसे से लगाता हुआ आ रहा है और वो एक सर्जरी कहलाती है लेज़िक के नाम से, वो करवाता है उस ग्लासेस को रिमूव कराने के लिए, तो ये भी कॉस्मेटिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी ओबेसिटी लोगों को ओबेसिटी होती है, वो अपना वेट कम कराना चाहते हैं, सर्जरी होती है, चर्बी कम कराते हैं, तो ये भी उसके अंदर आता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉस्मेटिक के अंदर आती हैं। उसके बाद है डेंटल और नॉर्मली जो एक कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि भाई ओपीडी तो कवर ही नहीं है इसके अंदर, तो मेरा फ़ायदा क्या? तो ओपीडी कवर इसलिए नहीं है अच्छा ये बेसिकली जो है ना एक यूनिवर्सल रूल है ओपीडी का। ठीक है? आप यूएसए में चले जाएँ, यूके में चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, नॉर्मली ओपीडी जो है वो कवर नहीं होता अनटिल अनलेस कि उसके पास कोई कंपनी की पॉलिसी है जिसमें कंपनी ने उसको ऑफ़र किया हुआ है या फिर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो अपने शहरियों को, सिटिज़न्स को ये ऑफ़र दे रही हो। अदरवाइज़ इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से ये ओपीडी नहीं होती है। ठीक है? अब इसके अंदर भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि किसी को कोई पुरानी बीमारी है, किसी को कोई पैदाइशी बीमारी है, ठीक है? या अभी बीमारी हुई है, तो ये मैं जो आपको अभी चीज़ें बता रहा हूँ कवरेज का, नॉन कवरेज का, ये यूनिवर्सल रूल है इंश्योरेंस का तकाफुल का, ठीक है? अगर आप समझते हैं कि भई सलमान भाई मैं यूएसए में था तो वहाँ पे तो ये चीज़ें मुझे मिल रही थी, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया। या तो फिर कंपनी प्रोवाइड करती है या फिर जो है आपका गवर्नमेंट आप अपने लेवल पे प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है? तो ये चीज़ें कवर नहीं होती। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से चल रही होती हैं लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायलिसिस है या कोई और बीमारी किसी की है, तो वो पहले से कंटिन्यू होती हुई आ रही है और आप अगर उसको लेते हैं
फर्स्ट टाइम पॉलिसी में, तो वो पूरी की पूरी कवर कभी भी नहीं होगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल बना हुआ है कि आपका जो अमाउंट चार्ज हो रहा है वो एक नॉमिनल सा हो रहा है। ठीक है? उसके अगेंस्ट आपका इतना बड़ा रिस्क कवर किया जा रहा है। ठीक है? अब पहले साल अगर कोई बीमारी किसी को लाहक हो चुकी है पहले से या होती है, तो पुरानी बीमारी के लिए मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, आपने 1 लाख का मेडिकल कार्ड लिया हुआ है, मतलब उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी चलती हुई आ रही है और कार्ड आपने अभी लिया है, तो उस पुरानी बीमारी के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें 25% की कवरेज मिलती है पुरानी बीमारियों के लिए। अगले साल वो बीमारी 50% कवर्ड होगी, तीसरे साल वो 75% कवर्ड होगी और चौथे साल में वो बीमारी 100% आपकी कवर्ड हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। अच्छा, अब मैं आपको जो मैंने आपसे पहले सवाल किया कि आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं ना ये स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों से पूछा कि आप अपने बजट को किस तरह से चला रहे होते हैं, तो मोस्टली लोगों का एक ही कहना था, ग्रोसरी है, बिल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन है, अगर वो नहीं है बच्चे अनमैरिड हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ ज़्यादा सेव कर रहे होते हैं। और फिर मैंने एक सवाल किया कि आप कितना सेव कर सकते हैं मंथली? तो कहा जवाब आया कि यार ₹1500 तो एटलीस्ट 1 महीने के अंदर हो सकता है। तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ और ये आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे होंगे हर महीने, ठीक है? तो कम से कम भी आपके पास इतना अमाउंट तो होगा कि आप कोई एक मेडिकल पॉलिसी खरीद सकें अपने लिए, ठीक है? अच्छा देखें, मैं जो आपको चीज़ बताने लगा हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल सी बात है। हम इसको यूजुअली ये बता रहे होते हैं लोगों को कि यार आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, बाहर जा रहे होते हैं, दोस्तों के साथ खर्चा कर रहे होते हैं और कभी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, बर्गर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा जो है खर्चा कर रहे होते हैं। तो आप वो खर्चा करते रहें, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते कि यार मैं जो है कभी बीमार पड़ सकता हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों के लिए ही सोच रहे होते हैं, ठीक है? और हम अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, बच्चों की शादी के हवाले से कोई इस तरह से प्लान है, तो वो मुझे बताएँ। तो उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम अभी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह से हम चल रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए मेडिकल इंश्यो जी, कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, ओके, ओके। अच्छा देखिए मेडिकल इंश्योरेंस की हम बात करें, तो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ठीक है? अगर आप रोज़ का ₹50 भी सेव करते हैं, तो आप महीने के ₹1500 सेव कर लेते हैं और उस 1500 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो ये ता तकरीबन आपका 18,000 का अमाउंट बनता है। और इससे ज़्यादा आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सेव कर रहे होंगे किसी न किसी तरह से, मुझे आइडिया है, महँगाई है, लेकिन फिर भी जो है ये एक्सपेंसेस सॉरी ये सेविंग आप कर रहे होंगे। अच्छा, मेरा जो एक सवाल था, वो ये था कि हम अपने बजट के बारे हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे होते और जेनुइनली यही हम नहीं सोच रहे होते हैं और ना कभी उसके लिए हम कोई अ, बजट प्लान कर रहे होते हैं कि कभी खुदा ना खास्ता मेरे पास कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं फिर क्या करूँगा? हम सबसे पहले क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। फिर वहाँ से हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मिलता भी है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता। लेकिन हम सैटिस्फाई नहीं हो रहे होते क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स का डिले आता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम कहते हैं कि यार अब हमें जो है हॉस्पिटल की तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चलना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है, अवेयरनेस देने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि अगर आप ये ₹1500 सेविंग करते हैं महीने की और साल में अगर आप ₹18,000 सेविंग कर चुके हैं, तो आप अपने लिए, अपनी बेगम के लिए और आप अपने बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। और आप सिर्फ़ यही सोच लें कि इन केस खुदा ना ख़ास्ता अगर मेरे बच्चों के साथ कोई छोटी-मोटी इमरजेंसी भी हो जाती है, इस तरह निमोनिया तो चल ही रहा होता है बच्चों के साथ और भी कुछ खेल-कूद रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नॉर्मली कि बच्चों के साथ इवन हो ही रही होती हैं। तो उसमें भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो आपकी अच्छी खासी सेविंग जो है वो हिट हो जाती है। तकरीबन जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी कि जिनके मैं पास में कल गया हुआ था, वो बता रहे हैं कि यार हमने अच्छा वो कह रहे हैं कि हमने एडमिशन नहीं कराया, जबकि बच्चे को निमोनिया था और एडमिशन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि यार पीछे घर भी है, तो मैंने कहा यार कितने दिन का एडमिशन होता?
मैंने कहा 2 दिन 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन। और आपकी सेविंग कितनी हिट हुई है? तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपए, और वो अभी कंटिन्यू है क्योंकि बच्चे को अभी इंजेक्शन लगने हैं। और तो इसके हिसाब से आप अपना लॉस ज्यादा कर चुके हैं। तो आप 18,000 रुपये अगर सेविंग करते हैं तो आप इस तरह से अपने फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह आपके साथ, और ये स्क्रीन शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक अवेयरनेस हो सके। ये सेहत हिफाजत का प्लान है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं उस एग्जांपल को रियल लाइफ में आपको बताने वाला हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एग्जांपल की हद तक ही है, ठीक है। हम बेसिकली जो तकाफुल ईजी के प्लेटफॉर्म्स है जो ऑफर कर रहे होते हैं मेडिकल के बेनिफिट्स, उसमें स्टार्ट होती है बजटेड के साथ। बजटेड है, इकोनॉमी है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनम है, टाइटेनियम है। ये प्लान के नाम हैं, इनके अंदर इनकी लिमिट्स मेंशन है। बजट के अंदर 50,000 का एनुअल लिमिट है पर पर्सन, इकोनॉमी के अंदर 1 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख, और ये इनके नीचे इनका रूम एंटाइटलमेंट लिखा हुआ है। प्राइवेट रूम प्लाटिनम के अंदर, गोल्ड के अंदर भी प्राइवेट रूम, सिल्वर के अंदर सेमी प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड के अंदर सेमी प्राइवेट रूम। लाख रुपए की लिमिट है तो 5,000 का रूम एंटाइटलमेंट, 50,000 की लिमिट है तो आप 3,000 का रूम एंटाइटलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप कर सकते हैं। मैं कोई आपको बहुत बड़े प्लान की बात नहीं कर रहा कि आप अपने लिए लें, ठीक है, कि इंश्योरेंस को आप बेसिकली एज अ एक नीड के तौर पे लें, ना कि लग्जरी के तौर पे। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इंश्योरेंस को लेके लग्जरी वाला ही है कि नहीं मेरे पास तो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। हमें अवेयरनेस देने का मकसद ये है आप लोगों को कि आपको पता चल सके कि आप नीचे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर मैक्सिमम लेवल तक भी जा सकते हैं। अभी मैंने आपको 18,000 की बात की, अगर आप ये 50,000 की सालाना लिमिट भी लेते हैं किसी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आपको इसमें जो है ना पर पर्सन, अगर आपके बच्चे 3 महीने से लेके 17 साल तक हैं, तो उनका जो प्रीमियम पर ईयर चार्ज होता है 2700-2800 रुपए ले लें आप। ठीक है, ये रहा। ये 27-2800 का प्रीमियम पूरे साल का है एक बंदे का, और उसमें आपको लिमिट्स क्या मिल रही हैं? 50,000 हॉस्पिटलाइजेशन की। उसके अलावा अगर आप 18 से लेके 45 साल के दरमियान हैं तो आपको 2900 का अमाउंट आपको पे करना है, ईयरली अमाउंट। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 3,650 रुपये, और अगर आप 65 साल तक जाते हैं तो आप 5,050 रुपये, 60 रुपये पे करके अपने लिए एक फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो ले सकते हैं कि खुदा ना खास्ता मेरे साथ। अच्छा, मैं हमेशा एक बात लोगों को करता हूँ, आपके साथ भी ये शेयर करूंगा कि आप सिर्फ अपने माइंड में ये रखते हुए सोचेंगे खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई एक्सीडेंट वाला सिनेरियो ही हो गया। हम बीमारी की तो कोई बात ही नहीं करते, निमोनिया छोड़ दें, अपेंडिक्स छोड़ दें, डेंगू, मलेरिया, फीवर, सबको छोड़ दें। हम अपने माइंड में अगर सिर्फ एक यही फैक्टर रखें कि खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट सिर्फ बाइक से नहीं होता, आप घर पे भी जो है स्लिप हो सकते हैं, आप छत पे खड़े हुए खुदा ना खास्ता वहां से स्लिप हो सकते हैं, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, ये भी एक्सीडेंट के अंदर आता है। अगर हम सिर्फ यही सोच लें तो उसमें भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप सिर्फ 3,000 रुपए दे के अपने लिए 50,000 की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसमें एक मोस्टली जो लोगों की सोच है वो ये कि यार अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो मेरे ये पैसे ज़ाया हो गए। तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई ये आपकी लग्जरी नहीं है कि जिसमें आपने यूज़ करना ही करना है। अगर नहीं हुए आप बीमार तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे आप बीमार नहीं पड़े, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप सेफ हैं। लेकिन अगर ये आपके साथ कोई इस तरह से इंसिडेंट होता है तो आप इस अमाउंट के अगेंस्ट के अंदर, अगर आप 18 से 45 साल के दरमियान हैं तो आपको 50,000 रुपये मिल सकते हैं, आपकी एक्सीडेंट कवर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मजीद कुछ चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी, आपकी नॉर्मल ओपीडी कवर नहीं होता, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी इमरजेंसी है, मिसाल के तौर पे हाई ग्रेड फीवर हो गया, आपको वॉमिटिंग हो गई, बच्चों को नमोनिया हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि यार आपको इमरजेंसी के अंदर एक ड्रिप लगेगी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगेगा, तो आपको ये अमाउंट इमरजेंसी में भी अवेल हो जाएगा।
अगर आप कोई प्लान लेते हैं ये बजटेड वाला जिसमें 50,000 की लिमिट है, तो उसमें भी आपको 5,000 रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही मिल सकते हैं। आपके लिए आपको इसके लिए एडमिशन कराने की जरूरत नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि यार मैं सिर्फ एडमिशन हूँगा तो ही जो है मैं अवेल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं है। इसमें मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आप 5,000 रुपये यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 लाख वाला प्लान है तो एक 10,000 रुपये, ज़्यादा वाला प्लान है तो 10,000 रुपये। इस तरह ये कैटेगरी बनी हुई है। अगर आप खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया आपका, और एक्सीडेंट की सूरत में अगर आपको सिर्फ इमरजेंसी में ही जाना पड़ रहा है, आपका कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, अल्लाह ने बचा लिया आपको, कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं हो रही, आप सिर्फ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही गए, तब भी आपको ये अमाउंट मिल सकता है इमरजेंसी की सूरत में इन केस ऑफ एक्सीडेंट। कि भाई आपको लग गया था, बाइक से टक्कर हो गई, लग गया, गिर गए, आप डॉक्टर के पास गए, वहां पे जो है डॉक्टर ने आपको देखा, एक एक्सरे करा लिया, एक टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया, ये भी आपको कवर्ड हो जाएगा एक्सीडेंटल इमरजेंसी के अंदर। तो इसमें भी आपका 10,000 रुपीज आपको कवरेज मिल रही है, अगर आप ये बजटेड प्लान अपने और अपनी फैमिली के लिए बाय करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि ओपीडी नहीं है, तो ओपीडी के ना होने की वजह से इसके अंदर बड़े बड़े जो एक्सरेज होते हैं, मतलब जो स्कैन्स होते हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, और थेलियम स्कैन है, पेट स्कैन है, ये आपकी कवरेज में आ जाते हैं। ठीक है। कैटरिक की सर्जरी बड़ी एज के अंदर नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपकी कवर हो जाती है। तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं आपकी मेडिकल पॉलिसी के अंदर। आई होप कि मैंने यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाई होंगी। यहाँ तक किसी का सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर इसमें हार्ट अटैक वगैरह इंक्लूड है, जैसे किसी को हार्ट जी अटैक जी। हो जाए या कैंसर की तशखीस हो जाए? अच्छा, मैं हाँ, आपका सवाल अच्छा है कि इसमें जो है हार्ट अटैक बिल्कुल कवर्ड होता है। ठीक है। हार्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी कवर्ड होती हैं, लेकिन चूंकि ये इंडिविजुअल पॉलिसीज होती हैं तो इसके अंदर कैंसर की कवरेज नहीं होती। सिर्फ कैंसर को छोड़ के आपका मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाती हैं। अच्छा, आपके इस सवाल के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर का रेशियो कितना है हमारे पास? मुदस्सर भाई, आप मुझे कोई रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? मुझे आइडिया नहीं है इसका। असल में मेरे नहीं मतलब करीबी दोस्त वालदा को अभी ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई है, तो ठीक है। उन्होंने ली थी, अल्फला का था कुछ, तो लेकिन ना उनकी कैंसर इंक्लूड नहीं था उसके अंदर। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो इंडिविजुअल पॉलिसीज़ आप जो बाय करते हैं ना, तो उसमें कैंसर के अलावा जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी कवर्ड होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी के थ्रू कवर्ड है, XYZ कंपनी है, आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं और वहाँ पे जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसमें ये कवर्ड होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा, ये किसी ने सवाल किया है कि पेरेंट्स के लिए जो अबव 65 है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, वो अभी मैक्सिमम साइड पे जो है ना 65 ईयर्स तक कवरेज मिल रही है। लेकिन हम चूँकि पार्टनर हैं इंडिविजुअल के अंदर, अगर आपने मेरा ब्राउचर देखा होगा तो यहाँ पे जो है ईएफयू हिमाया का मैंने ये कर्सर किया हुआ है, ईएफयू हिमाया का लोगो लगा हुआ है। ठीक है। तो ईएफयू के साथ हमारी जो बातचीत चल रही है, मतलब हम इंशाल्लाह इसको इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें 75 ईयर तक, एटलीस्ट 75 ईयर्स तक पेरेंट्स की कवरेज हो जाए। तो अभी भी अगर हम देखें तो 65 ईयर तक जो लोग हैं वो इससे फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 65 के लिए अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, 65 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम उसमें 65 ऑफ़र कर रहे हैं। यूजुअली आप कहीं से भी मार्केट से कन्फर्मेशन ले सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। तो जो कवरेज है वो 60 ईयर्स तक है, 65 भी नहीं है, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है। यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछें। एक एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है इस स्लाइड से कि जी, जी, एक बंदा बताइए। है, उसको कंपनी दे रही है, ठीक है, क्या वो इट्स अ वाइज डिसीजन कि भाई वो अपना पर्सनल भी ले ले?
या फिर नहीं भाई दो दो होना चाहिए? और अगर दो भी ले लेता है वो, तो क्या दोनों यकमुश्त इस्तेमाल कर सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल एक जगह, और खुदा न खास्ता उसका बहुत बड़ा बिल बन गया, ठीक है ना, तो वो यहाँ से कुछ पैसे कटवाए, कुछ पैसे वहां से कटवाए, ये ऑप्शन देती है क्या हॉस्पिटल में? नहीं। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जितना भी ये काम होता है ना इंश्योरेंस का, ये इसके पीछे हमारी एक रेगुलेटर बॉडी होती है इंश्योरेंस की, जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा रेगुलेटर उसमें है, ठीक है? तो उसके मुताबिक आप एक बार में 2 चीज़ें अवेल नहीं कर सकते, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल में हैं, आपने कंपनी के थ्रू जो है कार्ड दिया हुआ था, उसके ऊपर आपको अप्रूवल मिल गया, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, आपने अब दोबारा भी कार्ड दे दिया। तो ये बेसिकली एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप एक ट्रीटमेंट को 2 जगह से कवर करना है, ठीक है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये पॉसिबल कैसे होता है? मिसाल के तौर पे कि आपने इंडिविजुअल पॉलिसी भी लेके रखी हुई थी। आपकी जो कंपनी की पॉलिसी थी, उसमें आपको लिमिट मिल रही थी 2 लाख रुपए की, और आपने जो इंडिविजुअल पॉलिसी ली हुई है, वो पॉलिसी जो है आपने 1 लाख रुपए की ली हुई है। तो एक तरह से 2 लाख रुपए आपको एक जगह से मिल गए, 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉलिसी से मिल गए। ये टोटल बन गए 3 लाख रुपए। अब आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे आपका बिल बन जाता है 2.5 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए तो वहाँ से कवर्ड हो गए, जहाँ से आप कंपनी की तरफ से कवर्ड थे। लेकिन अब जो बाकी के जो 50,000 रुपए हैं ना, इसको आप सेपरेटली, जो आपने अलग से पॉलिसी ली हुई है, वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे आपने तमाम हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह सब कुछ आपने जमा करवाने होंगे, ठीक है? पूरा उसका प्रोसेस चलेगा और रिइंबर्समेंट आपकी हो जाएगी, जो अबव अमाउंट था। क्योंकि 2 लाख रुपए ऑलरेडी एक कंपनी से हो गए, तो वो आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन 50,000 रुपए जो कि एक्स्ट्रा था, उस पॉलिसी में से कवर नहीं हुआ, तो वो आप यहाँ से कवर करा सकते हैं। तो ये ईज़िली हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया है कि लाहौर में भी कवरेज जो देते आप हैं जो हम। कह रहे हो अच्छा जी, सिक्योरिटी रेगुलेटर है, तो इधर तो बात वो हो गई ना, नल एंड वाइड हो गई ना, तो ऐसा कर सकते हैं ना हम? जो रेगुलेटर है वो भी अलाउ कर रहा है ना हमें? नहीं, 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 आपको बताता हूँ। नहीं, 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 मैंने जो आपको जवाब दिया, मैं आपको उसका थोड़ा-सा और क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर नहीं कर सका शायद, कि वो जो 2 लाख रुपए आपने जो एक इंश्योरेंस से कवर किए हैं ना, वो 2 लाख रुपए आप वहाँ से कवर नहीं कर सकते। अबव एक्सपेंस जो है वो हो सकता है। ओके ओके, मिसाल के ठीक है तौर पे ठीक है। आपने 2 लाख क्लियर है आपको? जी 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 जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, लाहौर में भी हम कवरेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम इसलिए प्रोवाइड पूरे पाकिस्तान में करते हैं कि हमारी जो मेडिकल पॉलिसी है, उसके ऊपर पैनल हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान में हैं। हम अगर लाहौर की बात करें, तो लाहौर में जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे के सारे पैनल पर होते हैं, ठीक है? तो अगर आप बाय करना चाहें, तो आप, हमारी वेबसाइट है taqafuleasy.com, और मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है? 45 तक नहीं है। taqafuleasy.com, और मेरा बीजी 45 हो मोबाइल रहा है। नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, बीजी अगर किसी ने कोई। अच्छा जी, मैंने जो है ना अपनी कंपनी का वेबसाइट और हमारा जो एक नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर किसी ने कोई इस तरह से इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो वो हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंशाल्लाह इसमें आपको फैसिलिटेट कर सकता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो इंशाल्लाह हम आपको वहाँ बता रहे हैं। ये हमने सिर्फ बात कर ली यहाँ पे हेल्थ के हवाले से। इसी तरह से आप जो है बाइक, अपने ऐसे जो है सोलर इंश्योरेंस है, मतलब आप ले बिल्कुल मलिया, हम ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आप ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने बात की, तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सस्ती होती है, ठीक है? उसमें आपको जो कवरेज होती है, वो यूएस डॉलर के हिसाब से होती है, 5,000 यूएस डॉलर, 10,000 यूएस डॉलर, इसके हिसाब से। और आपका जो प्रीमियम, आपने जो कंट्रीब्यूशन पे करना होता है, 2,000, 2,500, 3,000, इस तरह से आपने ये अमाउंट पे करना होता है, और आपको एक अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। बाइक का जो तकाफ है, उसमें थेफ्ट कवर होता है, टोटल लॉस कवर होता है, डैमेज कवर हो जाता है। तौर पे इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया कि बाइक पूरी टूट फूट गई, डैमेज टोटल लॉस कहलाएगा, उसमें आपकी कवरेज हो जाती है। आपकी बाइक की इंश्योरेंस है, सॉरी कार की इंश्योरेंस आपने ली हुई है। अच्छा, कार में जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है, लाइक अगर आप थर्ड पार्टी कवर होता है, मिसाल के तौर पे आपने किसी हो गया, हिट हो गई, तो सारा, 3 लाख रुपए का कवर होता है, 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 3 लाख रु
एक जो पर्सन है जिसकी गाड़ी हिट हुई है, उसको भी एक अमाउंट तक वो आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है? आपकी गाड़ी थेफ्ट हो गई, टोटल लॉस हो गया, इतना एक्सीडेंट हुआ, वो कवर्ड हो जाएगा आपका। डैमेजेस होते हैं, वो कवर्ड हो जाएँगे। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं अपने फैमिलीज़ के लिए लॉन्ग टर्म में, वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है, अगर अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कोई फैसिलिटी अवेल करना चाहता है, तो वो अवेल कर सकता है। इसमें हम एम्प्लॉइज़ के लिए हेल्थ, मेडिकल की फैसिलिटी है, लाइफ की फैसिलिटी है, ये हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो कोई अगर चाहे इससे रिलेटेड तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, हेल्थ है, लाइफ है या उसके अलावा हॉस्पिटल से रिलेटेड, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। जब 25 लोग हैं इस ग्रुप में, इस कन्वर्सेशन में, किसी ने कोई सवाल नहीं करना। ऐसा नहीं आपने भैया जो सवाल किया है कि ट्रैवल बिल्कुल होता है और एल्डर पेरेंट्स, अच्छा मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या एज है? यूजुअली जो है इसमें 75 ईयर्स तक जो है कवरेज हो जाती है, पेरेंट्स की जो है एज है, ये मैक्सिमम 75 ईयर है, तो उसमें कवरेज हो जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा की जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस। अच्छा लाइफ इंश्योरेंस का मेरे पास जो क्वेश्चन है फरागा, मैं बता देता हूँ जी। बिल्कुल लाइफ के तकाफुल होते हैं, मैरिज प्लान होते हैं, नॉर्मली जो चीज़ें चल रही होती है मार्केट में जो है एंडाउमेंट प्लान होता है कि मतलब 20 साल की मैच्योरिटी है, अगर वो हो गया तो आपको अमाउंट मिल जाएगा जो मैच्योरिटी का है और इन केस सकती है। अच्छा लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज़ बता दूँ आप सबके लिए कि इसका जो एक्चुअल जो बेनिफिट है ना, वो आपको 16th ईयर से स्टार्ट होना शुरू होता है। अगर आपको कोई कहता है कि 10 साल में दें, हम आपको इतने पैसे रिफंड कर देंगे, तो वो इतना नहीं होता, ठीक है? इसमें जो एक्चुअल जो प्रॉफ़िट स्टार्ट होता है ना आपका, वो होता ही 16वें साल से है। तो 16वें साल से अगर आप कंटिन्यू 20 ईयर तक करेंगे, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा। अगर उससे अलावा आप 10 साल की पॉलिसी हैं 15 साल की, तो डेफ़िनेटली उसमें भी प्रॉफ़िट आपको मिल रहा होगा, लेकिन फिर उस हिसाब से आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे होंगे, एक एजेंट जो है आपको बता होगा। अच्छा यहाँ पर मैं लास्ट में अपनी कंपनी के हवाले से बताता चलूँ, हम बेसिकली जो है इंश्योरेंस के एग्रीगेटर्स हैं, तकाफ़ुल के। हमारे पास पाकिस्तान की जो लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, वो कवर्ड है। तकाफुल ईज़ी के नाम से हमारी वेबसाइट है, मैं आपको भी करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाके हमें रिक्वेस्ट क्वेरीज कर सकते हैं, हमारे पास पाकिस्तान की तमाम इंश्योरेंस ऑन बोर्ड हैं, टू आ रहा है, तो जो मेन स्लाइड है द बेस्ट तकाफुल प्लान्स ऑल इन वन प्लेस ईज़िली। बेसिकली हम एग्रीगेटर हैं और हम बाइक, हेल्थ, ट्रैवल लाइफ के अंदर जो है कर रहे होते हैं और हमारे पास आने का मकसद आपका ये होगा कि हम आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सर्विस करेंगे, आपको पूरा कंपैरिज़न बताएँगे, हेल्थ के अंदर होगा, गाड़ी के अंदर क्या है, ट्रैवल के अंदर क्या है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एक वन विंडो सिंगल पर ही, और वहीं से जो है आप अपनी पॉलिसी बाय कर सकते हैं। बेनिफिट्स के अंदर ये है कि आप एम्प्लॉइज़ की हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जुबली है, ईएफयू का भी लोगो इस पे प्लेस होने वाला है हमारा। आईजीआई, हबीब, आदम जी, ये तमाम पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ तकाफुल की हमारे पास ऑन बोर्डेड है और हम एक प्रॉपर कंपैरिज़न आपसे शेयर कर रहे होते हैं। तो कोई सवाल, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो किसी ने कोई सवाल ये है कि सवाल इन सब में एक ये होता है ना भाई, रुलाने वाला एक एस्पेक्ट होता है, यानी अब सारी कंपनी नहीं रुलाती हैं, अच्छे स्मूथ प्रोसेसेस है। जैसे मेरे साथ मेरा जुबली लाइफ तकाफुल के साथ अच्छा रहा है ना एक्सपीरियंस, वो जल्दी कर देते हैं, बाकियों के साथ इतना अच्छा नहीं ना। तो क्या है, यानी सब अच्छे हैं। अच्छा ये किसी, अच्छा सॉरी, हाँ अमर भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, किसी का कुछ सवाल है, इज डायमेंशिया स्टिल कवर्ड इन दिस पॉलिसी? डायमेंशिया क्या है, मुझे थोड़ा सा कोई गाइड कर सकता है जिनका ये, जिन्होंने ये सवाल किया है? सनोवर, प्लीज मुझे कुछ बता सकती हैं, मैं नहीं समझा इस वर्ड को। और एक और सवाल है, इफ यू डोंट टेक एनी कवरेज डज
वी रिसीव एनी नहीं, इसमें बेसिकली देखें मैंने आपको जिस तरह बताया ना, जो तकाफुल का जो मॉडल है वो बेसिकली है मॉडल के आप उस पूल में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि उसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया है, अगर मुझे नहीं तो किसी और को उसमें बेनिफिट हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात करूँगा कि आप इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दें। थोड़ा-सा जो है ना ब्रॉडर विज़न रखें और ये सोचें कि यार कल को खुदा ना ख़ास्ता अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट या कोई बीमारी आ सकती है, जो कि आ सकती है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो उस सूरत में मेरे पास मेडिकल कार्ड होगा और उस मेडिकल कार्ड के बिहाफ़ पे मेरा सारा ट्रीटमेंट कवर्ड हो जाएगा और मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं होगा। मुझे इतने पैसे देने नहीं पड़ेंगे और उसके लिए आपने सिर्फ़ जो प्रीमियम पे करना है, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया था। आप छोटे से अमाउंट के अगेंस्ट जो है एक अच्छी खासी बड़ी कवरेज ले सकती हैं। तो आपने थोड़ा-सा जो है ना अपना माइंडसेट चेंज करना है। इस अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि आप अपने जो माइंडसेट है उसको थोड़ा-सा चेंज करें कि ये इसलिए नहीं है कि मैंने कोई अगर यूज़ नहीं किया, तो ये अल्लाह शुक्र है कि आपने कोई यूज़ नहीं किया, आप सेफ हैं। आप ये सोचिए कि अगर कुछ हो जाता, तो फिर क्या होता? आपकी सेविंग चली जाती, आप परेशान हो जाते, आप उधार माँगना पड़ जाता लोगों से। लेकिन जब कार्ड है तो वो सारे के सारे मामलात आप पे खत्म हो गए। आप अब कार्ड के थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हैं। उमैर दोबारा से अपना सवाल रिपीट करिएगा प्लीज़। मेरा सवाल ये था कि क्या जैसे मेरा ये जो इतने सारे तकाफुल पार्टनर्स हैं, इसमें अच्छा तकाफुल किसका है इन शॉर्ट, कि भाई पैसे सही ट्रांसफर कर देता है, हीले बहाने नहीं करता, सारे ट्रस्टेड नेम है, तो हमें ये पता है कि ठीक इंशाल्लाह है, ये कोई। ठीक है, सारे ही ट्रस्टेड नेम होते हैं। मसला यहाँ पे होता है कि जो आपको पॉलिसी सेल कर रहा होता है ना, वो हम्म। बेसिकली जो है आपको मिसगाइड कर रहा होता है। हम्म। ठीक है, तो वो इसमें जो है मैं कहूँगा कि कंपनी का कसूर नहीं होता, जो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल कर रहा होता है, ये उसका इश्यू होता है कि वो आपसे मिसकमिटमेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से डिलेज़ भी आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना आपको रिफंड नहीं मिल रहा होता। तो और हमारे पास तकाफुल ईज़ी के प्लेटफ़ॉर्म से आपको बेनिफिट ये होगा आप सब लोगों को कि आप किसी एजेंट के पास नहीं हैं, आप एक तकाफुल ब्रोकर एग्रीगेटर के पास हैं, जो कि फ़ेसबुक की तरह एक खुली किताब है। हम किसी को जो है कोई पॉलिसी इस तरह कभी सेल नहीं करते कि आपका इसके अंदर कोई लॉस हो। हम इवन सब कुछ खुल के बता देते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कुछ लेते हैं या नहीं लेते हैं। अच्छा जी सनोबर आपका जो आंसर है मेमोरी लॉस नहीं ये कवर नहीं और कैन आई गेट तकाफुल फ्रॉम माय यंगर सिबलिंग्स आर दे आल्सो डिपेंड ऑन मी। जी बिल्कुल आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ले सकते हैं। जिस तरह उसमें लिखा हुआ था कि 3 महीने से लेके 65 ईयर तक जो है आप अपनी कवरेज ले सकते हैं लोगों के लिए।